हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे दैट विल डिस्कस्ड बायोलॉजी के 11th क्लास की चैप्टर 16 के बारे में। चैप्टर 16 में क्या चैप्टर नाम क्या है? चैप्टर नाम क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसका लेक्चर 5 है, लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 के बारे में बात करेंगे और किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस की बात करें तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने किसके बारे में? हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में समझा था डिटेल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो क्लास ज़रूर समझ में आया होगा। और हमने कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात किया था। किसके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो डिस्कस करने के लिए स्टार्ट हो जाइए। तो सो वी आर रेडी टू स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड में यानी कि जैसे कि आपका ये क्या था? एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब था। क्या था? यहाँ से स्टमक निकला। क्या निकला? यहाँ से स्टमक निकला। अगर यहाँ से स्टमक निकला तो यहाँ पर बोलस यानी कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर, फूड को जब बकल कैविटी में बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाकर जो यहाँ पर आया तो उसको हम क्या बोले? बोलस जब इसोफेगस में आया, इसोफेगस में ये पेरिस्टाल्सिस की मदद से पुश हुआ। पुश होने के बाद स्टमक में आया। स्टमक में कौन सी ग्लैंड है? उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा ग्लैंड मतलब सहायक है? तो बात करते हैं ग्लैंड की। तो ग्लैंड है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। दैट विल डिस्कस्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो आपके बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कितना? 35 मिलियन। अब 35 मिलियन को एक कर तो हम पढ़ नहीं सकते। अगर इसको पढ़ने के लिए बैठ जाए तो इसको पढ़ते तो MBBS का कोर्स भी क्या हो जाएगा? हार मान जाएगा इसके सामने। तो इसको डिस्कस नहीं, इसके यानी कि सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सा सेल पाया था तो लिख लेते हैं। दैट विल डिस्कस्ड सेल की बात करें तो द फर्स्ट वन इज दे आर फाउंड इन, कौन सा सेल पाया था? गोबलेट सेल। दैट इज कॉल्ड एज गोबलेट सेल। चलो इसको मिटा दो। गोबलेट ऑल्सो कॉल्ड एज, और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं नेक सेल भी बोलते हैं। नेक सेल ये क्या करता है? दे डू सिक्रीट म्यूकस। ये क्या करता है? दे डू सिक्रीट म्यूकस। दे डू सिक्रीट म्यूकस। ये म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या करता है? म्यूकस का सिक्रीट। किस लिए? ल्यूब्रिकेशन के लिए। फूड को ल्यूब्रिकेशन हो इसलिए ये क्या करता है? म्यूकस रिलीज कर। और क्या करता है? और ये एक काम और भी है इसका, जैसे कि और सेल को यानी कि जितने भी सेल गैस्ट्रिक ग्लैंड में जितने भी सेल पाया जाता है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। क्या करता है ये? यानी कि इस तरीके से आपका स्टमक है। क्या है? स्टमक। यहाँ पर जैसे आपका सेल है, क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल यहाँ पर एक लेयर बना देती है। इस लेयर
बना देती है। क्या कर देती है? लेयर बना देती है, ताकि इसको प्रोटेक्ट करा जा यानी कि कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। किससे? यानी कि कोई भी मीडियम आए, एसिडिक मीडियम इसके अंदर आए स्टमक के अंदर, तो यहाँ पर आपका हो जाता है, आपका प्रोटेक्ट करता है। ये कौन? ये गॉबलेट सेल। चलो अब हम बात करते हैं दूसरा है आपका ऑक्जेंटिक सेल। कौन सा सेल? ऑक्जेंटिक, ऑल्सो कॉल्ड एज पैराइटल सेल। पैराइटल सेल की बात करें तो ये क्या करता है? ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इट विल फॉर्म द हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके बाद यह क्या करता है? तुमको लग जाएगा आज। उसके बाद ये क्या करता है? CIF सॉरी, कभी कभी बंदर आ जाता है यहाँ, इसको भगाने के लिए थोड़ा बिजी हो जाते हैं, तो ढेपा लेके बैठेंगे, अगली बार उसको मारेंगे तब पता चलेगा। CIF की बात करें तो इसका नाम है कैसल इंट्रिंसिक नहीं हटेगा, चलो नीचे लिख लो, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखिए दूसरा और क्या करता है ये, और बात करें तो ये करता है आपका पेप्टिक सेल। और कौन सा सेल पाया जाता है? पेप्टिक सेल। पेप्टिक ऑल्सो कॉल्ड एज पेप्टिक सेल और चीफ सेल। चीफ सेल के बाद आता है आपका ऑल्सो कॉल्ड एज जाइमोजेंटिक सेल। जाइमोजेंटिक सेल। अब देखिए जाइमोजेंटिक सेल ये क्या रिलीज करता है? इसकी बात करें तो ये पेप्सिनोजन क्या रिलीज करता है? किसको करता है रिलीज? पेप्सी, दैट इज कॉल्ड एज पेप्सी। ये का देखिए इसके अंदर कौन कौन से सेल पाया जाता है? गॉबलेट सेल, नेक सेल, ये सिक्रीट करता है म्यूकस को। उसके बाद ये ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल, जो कि HCl और CIF कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl बनाता है। देखिए अब जाइमोजेंटिक सेल यानी कि पेप्टिक सेल, चीफ सेल और जो भी बोलो, पेप्सिनोजन बनाता है। और क्या बनाता है? प्रोरेनिन। और क्या बनाता है? प्रोरेनिन यानी कि यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर कुछ छुपा हुआ है। यहाँ ओजन छुपा हुआ है और यहाँ प्रो। ओजन और प्रो अगर किसी में, ओजन यानी कि इनएक्टिव है, क्या है? इनएक्टिव। प्रो यानी कि ये भी क्या है? इनएक्टिव। तो ये क्या है? प्रो एंजाइम। ये दोनों क्या है? दैट इज कॉल्ड एज प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम है। क्या है ये? प्रो एंजाइम है। तो ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा? इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव होगा। समझ गए? अब देखिए इनएक्टिव हो गया। अब हम बात करेंगे, तीनों के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि HCl का फंक्शन क्या है। क्या है? HCl का फंक्शन क्या है? अब यहाँ पर यानी कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये कौन सा एंजाइम है? ये किसका डाइजेशन करता है? ये डाइजेशन करता है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? आपके इसोफेगस में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। आपके बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। तो फिर कहाँ होता है? आपके
पेट में यानी कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो ये क्या है, प्रोटीन डाइजेशन प्रोटीएज, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या बोलेंगे, प्रोटीएज, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीएज। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। इसकी मीडियम की बात करें तो इसका मीडियम है एसिडिक मीडियम। दे आर फाउंड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, इसका pH की बात करें तो 1.2 to 1.8। समझ गए। अब देखिए ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन की बात करें तो ये पेप्सिनोजेन जो बनाया था आपका, कौन बनाया था, जाइमोजेंटिक सेल जो बनाया था पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है, ये तोड़ता है किसमें, पेप्सिन में तोड़ता है। पेप्सिन में तोड़ दिया। अब उसके बाद और क्या, जाइमोजेंटिक और किसको, कौन से एंजाइम को रिलीज किया था, और क्या था आपका प्रोरेनिन को कन्वर्ट करके तोड़कर क्या बनाता है, ये प्रोरेनिन को कन्वर्ट करता है किसमें, रेनिन में, ओनली रेनिन में। अब देखिए ये रेनिन डबल एन है, इसके अंदर क्या है, डबल एन, और सिंगल एन वाला रेनिन जो होता है, सिंगल एन वाला जो रेनिन होता है वो किसमें होता है, रास में। किसमें, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। रास वो क्या है, वो रेनिन क्या है, हार्मोन। ये रेनिन क्या है, एंजाइम है। तो बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, तो ध्यान देना इस पर। तो इसकी बात होगी। और इसमें यानी कि आपका Fe3 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट करता है, Fe2 पॉजिटिव में। Fe2 पॉजिटिव हमारा जो बॉडी है उसमें Fe3 पॉजिटिव एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में आयरन यानी कि एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो इसको बदलने के लिए, तोड़ने के लिए Fe2 प्लस में Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, HCl। कौन है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब दूसरा CIF, चलो इसका पूरा नाम लिख देते हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखिए कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या करता है, ये दे डू एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्या करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, B12 का। अगर आपने विटामिन B12 जितना खाते बहुत खाते लेकिन आपके अंदर ये कैसल इंट्रिंसिक एंजाइम नहीं, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं कमी हुई तो आपके अंदर विटामिन B12 का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये किसने बनाया था, ये किसने बनाया था, ये बनाया था ऑक्जेंटिक सेल। किसने, ऑक्जेंटिक सेल ने, CIF। तो
अगर इसकी एब्जॉर्प्शन यानी कि विटामिन B12 की आपकी बॉडी में कमी हो गई तो उसको हम बोलते हैं उस एनीमिया, एक डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं क्या, उस डिसऑर्डर को बोलेंगे, चलो लिख लेते हैं तब बताएंगे समझाएंगे, डेफिशिएंसी ऑफ B12, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किसी के बॉडी में अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं उस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं परनीसियस, क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया, क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया। अगर आपके बॉडी में यानी कि आयरन की Fe की डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अगर आयरन की कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो तो उस डिसऑर्डर को हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। समझ गए? तो इसको नोट कर लो। चलो इसको ठीक करते हैं, 1 मिनट। चलो ठीक हो गया एनीमिया। अब इसको नोट कर लो। तो हम बढ़ते अगले पेज की तरफ। अब इसकी बात तो हो गई, यानी कि पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया हमने किसके बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करें, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड का प्रॉपर एक अलग से नाम दिया जाता है। वो किसी और यानी कि किसी और ग्लैंड का अलग से नाम नहीं दिया जाता है, इसका ही अलग से नाम दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन। अब देखिए ये क्या होता है, ये यानी कि इस तरीके से यहाँ से बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में बनाता है और यहाँ पर बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर एक खाई बना देती है। क्या बना देती है, एक इस तरीके से खाई यहाँ पर एक खाई बना देती है और यहाँ इस तरीके से यहाँ रहता है इसका स्ट्रक्चर, बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर बीच में एक खाई बनाती है। इस खाई को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन, क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन। समझ गए? अब देखिए लीवर कुहन, इससे जो एक जूस निकलता है उस जूस का नाम है इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा जूस, उसी का नाम है इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं, यानी कि आपका ये जो आपका यानी कि इंटेस्टाइन जो कि क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और बीच में ये खाई बना देता है। इस खाई को, ये जो खाई बनाता है इसी को हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कुहन। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ
इसी से एक एंजाइम रिलीज, एक जूस रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम की बात करें तो इसका नाम है, इसी का नाम है सक्कस एंट्रिकस। सक्कस सक्कस एंटेरिकस, समझ गए? अब देखिए, सक्कस एंट्रिकस की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सक्कस एंट्रिकस की बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका, चलो इधर लिख लेते हैं, सक्कस एंट्रिकस। इसका क्या हाल है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से माल पाया जाता है? तो सबसे पहले आपका इसका पीएच, यानी कि सक्कस इंटेस्टाइनल जूस का, यह लिख लेते हैं। चलो ऊपर लिख लेते हैं इसको, और इधर नीचे लिख लेते हैं इसको। इसको हम ऊपर लिखेंगे। दूसरा नाम क्या है? सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस, सक्कस एंट्रिकस, क्या नाम है पूरा? सक्कस एंट्रिकस। अगर सक्कस एंट्रिकस इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम है तो इसके अंदर इसका क्या है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, कौन सी मटेरियल पाई जाती है? तो सबसे पहले इसकी पीएच की मान की बात करें तो 7.4 टू 7.8 तक इसका पीएच होता है। एसिडिक, ये क्या है? बेसिक है। क्या है? जब यानी कि लीवर बाइल, यानी कि बाइल जो छोड़ता है तो उसको एल्कलाइन करने में हेल्प करता है, यही पीएच, यही सक्कस एंट्रिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस। अब इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जल प्रेजेंट होता है, वाटर पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस। और क्या प्रेजेंट होता है? और की बात करें तो इसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है? एंजाइम की बात करें तो एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। सबसे पहले आता है आपका सुक्रेज, उसके बाद आता है मोल्टेज के बाद आता है आपका लाइपेज। अब देखिए, ये दोनों क्या है? ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब देखिए, दूसरा आता है आपका एंट्रोकाइनेज। क्या? एंट्रोकाइनेज के बाद आता है आपका अमाइलोपेप्टिडेज। अमाइलोपेप्टिडेज यहाँ हम इधर बात करेंगे अब। अमाइलोपेप्टिडेज के बाद आता है न्यूक्लियोपेप्टिडेजेस के बाद आता है न्यूक्लियोपेप्टिडेज नहीं होता, कौन सा होता है? न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइडेजेस के बाद की बात करें तो न्यूक्लियोटाइडेजेस। अब न्यूक्लियोटाइडेजेस के बाद की बात करें तो आपका आ जाता है लाइपेज। ये दोनों क्या है? ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और ये दोनों क्या करता है?
ये तीनों क्या था, कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन का डाइजेशन करता था, किसका, प्रोटीन का डाइजेशन करता था। उसके बाद ये आता है, ये दोनों आपका न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। उसके बाद ये है आपका फैट एंड लिपिड की डाइजेशन करता है। चलो इसकी बात हो गई, लिपिड की बात हो गई। अब पूरा क्या हो गया टोटल, यानी कि इस लेक्चर का एंड हो गया। यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो आज समय बहुत हो गया, तो थोड़ी दिक्कत परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। सो वी आर डन दिस सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में।